5, 4, 3, 2, 1। आपके चैनल अश्विरा पर कहानियों की वो दुनिया जो आपको हर बार कुछ नया और अद्भुत देगी। नई कहानी भूकंपास्त्र। यह कहानी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी मशीन के आविष्कार की है जो विश्व में कहीं भी भूकंप ला सकती है। इस मशीन का किसने आविष्कार किया और कब और कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इस कहानी में देखते हैं कि प्रधानमंत्री भूकंपास्त्र की आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं। भारत बना सुपर पावर, भूकंपास्त्र के साथ ला सकता है विश्व के किसी भी कोने में भूकंप। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पर हॉटलाइन पर एक कॉल आती है और निजी सचिव तुरंत प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं कि यह एक नई लाइन से कॉल आई थी। कोड का जवाब मांगा गया तो प्रधानमंत्री ने टॉप सीक्रेट डायरी से कोड का जवाब दिया। यह कोड 20 वर्ष पहले बनाया गया था और सुपर टॉप सीक्रेट कोड था। हॉटलाइन पर प्रधानमंत्री को तुरंत तमिलनाडु के वेल्लुपुरम के गिंगे जंगल में आने का निमंत्रण दिया गया। प्रधानमंत्री अपने साथ गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को लेकर एक काफिले के साथ वेल्लुपुरम के जंगल के किनारे ही पूरे काफिले को रोक दिया गया और केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ही आगे जाने की परमिशन दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व ही यह प्रोटोकॉल बनाया गया था। जंगल के अंदर 7 चरणों की सुरक्षा घेरे को पार करते हुए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री एक छोटी सी गुफा के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां पर एक एसपीजी के सीक्रेट विंग के कमांडर प्रोटोकॉल के तहत अंदर केवल प्रधानमंत्री को जाने का अनुरोध करते हैं। गुफा के अंदर जाने पर एक छोटा सा कमरा आता है जिसमें स्कैनिंग की जाती है और प्रधानमंत्री की जेब से एक पेन के रूप में मौजूद डिजिटल डिवाइस को वहीं पर छोड़ने के लिए कहा जाता है। अंदर जाने पर एक बड़े से हॉल में वैज्ञानिक वेंकट राघव प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और अपना परिचय देते हैं तथा उनके ताली बजाते ही कुछ सेकंड में पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है और एक दीवार पर 10 × 8 मीटर की एक बड़ी सी स्क्रीन ऑन हो जाती है। प्रधानमंत्री के समक्ष 2 और वैज्ञानिक आते हैं, आनंद पांडे और अशफाक अहमद, और प्रधानमंत्री को अपना परिचय देते हैं। औपचारिकता के बाद वैज्ञानिक वेंकट राघव प्रधानमंत्री को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि भारत में एक नए अस्त्र भूकंपास्त्र का आविष्कार कर लिया है और इसके द्वारा 1000 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर 10 तीव्रता का भूकंप लाया जा सकता है और 1 मीटर से 1 किलोमीटर रेंज की सभी भौतिक संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी। डायरेक्टर वेंकट राघव ने प्रधानमंत्री को बताया कि लगभग 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री ने टॉप सीक्रेट अध्यादेश जारी करके इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और अगले 40 वर्षों के लिए वित्त की भी व्यवस्था कर दी गई थी। उसी समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल निश्चित किए गए थे और एसपीजी की स्पेशल विंग बनाकर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। आज हमने पहले चरण को पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने वेंकट राघव को बधाई दी और बड़े खुश होकर कहा कि आज ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस सफलता के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। डायरेक्टर वेंकट राघव चिंतित होकर प्रधानमंत्री को देखा तो प्रधानमंत्री ने चिंता का कारण पूछा। डायरेक्टर वेंकट राघव ने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन और संधियों के द्वारा बंधे होने के कारण हम इस सफलता की घोषणा सार्वजनिक नहीं कर सकते और यह केवल भारत की सुरक्षा के लिए अंतिम अस्त्र के रूप में प्रयोग होने वाला विकल्प है। व्यापक जनहानि होने की भी संभावना है और इसीलिए पिछले 20 वर्षों से यहाँ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से संपर्क नहीं रखने दिया गया और इस सफलता को भी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी केवल पहला चरण पूरा हुआ है और अगले 2 चरणों पर कार्य करना और बाकी है, जिससे विश्व के किसी भी कोने में हम इस शस्त्र का प्रयोग करने में सक्षम हो सके और अन्य किसी देश के द्वारा यदि इस तरह के अस्त्र का विकास कर लिया जाए तो उसको हम निष्प्रभावी भी कर सकें। प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की परीक्षण और उसके रिजल्ट के विषय में जानकारी चाहिए। वैज्ञानिक अशफाक अहमद ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि 2, 3, 4 तीव्रता के भूकंप पर हम लोग पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। आज 1000 किलोमीटर रेंज और 10 की तीव्रता के भूकंप का अंतिम प्रयोग किया जाना है और आज हम अंडमान के एक निर्जन द्वीप पर इसका परीक्षण करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम की स्क्रीन पर अंडमान का निर्जन द्वीप की तस्वीर स्पष्ट दिखने लगी
और 4 किलोमीटर रेडियस का यह द्वीप बड़ा ही शांत दिख रहा था। चारों तरफ नीले पानी से घिरा था और इस द्वीप पर पेड़ भी लगे हुए थे और कुछ समुद्री जीव किनारे पर आराम कर रहे थे। बड़ा मनमोहक वातावरण था। एक बटन दबाते ही एक कीपैड निकलकर बाहर आया और उसमें कुछ कोड डायल करते ही रिसर्च सेंटर में आवाज़ आने लगी। प्रधानमंत्री चिंतित हुए, किंतु डायरेक्टर राघवन ने उन्हें आश्वस्त किया और शांत रखने के लिए कहा। 2 मिनट के बाद उस निर्जन द्वीप की धरती हिलने लगी और पेड़ पौधे 3-4 मीटर ऊपर उछल गए और पूरा द्वीप तहस नहस हो गया। समुद्र किनारे ऊंची लहरें भी उठने लगीं। वैज्ञानिक अपने लैपटॉप पर कुछ देर शांत भाव से देखकर प्रधानमंत्री को भूकंपास्त्र की पूर्ण सफलता की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने भी वैज्ञानिक राघवन, अशफाक अहमद और अनंत पांडे को इस सफलता की बधाई दी और अगले चरण को जल्द ही पूरा करने के लिए निर्देश दिया। वैज्ञानिक राघवन ने प्रधानमंत्री को इस प्रोजेक्ट से संबंधित प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी दी और केवल अंतिम विकल्प के रूप में इस अस्त्र के प्रयोग की सलाह दी। पूरे देश के सभी चैनलों में अंडमान के भूकंप की चर्चा हो रही थी और जनधन हानि के आकलन हो रहे थे। तभी प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस भूकंप में मारे गए सभी व्यक्तियों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए और गंभीर चोट खाए व्यक्तियों को 25-25 लाख रुपए देने तथा द्वीप के पुनर्निर्माण एवं पर्यटक स्थल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। द्वीप के पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट नंदानी ग्रुप को दिए जाने और 6 माह के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा तय की गई। कैबिनेट के इस फैसले को प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचित किया। सभी चैनलों पर यही खबर चलने लगी कि प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदल दिया। एक छोटे से चैनल ने सवाल किया कि निर्जन द्वीप में रहने वालों के लिए 50 लाख। उसी दिन उस चैनल की मान्यता समाप्त। यूएसए, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी देशों में चर्चा का विषय भूकंप का क्या कारण है। कोई भी वैज्ञानिक यह बताने में सक्षम नहीं कि अंडमान में आए भूकंप का क्या कारण है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को हॉटलाइन पर बात करके इस भूकंप के डाटा को सार्वजनिक करने के लिए कहा, जिससे कि अन्य देशों के वैज्ञानिक भी यह पता लगा सकें कि इस भूकंप का क्या कारण है, क्योंकि विश्व स्तर पर सभी प्रयोगशालाओं में इस भूकंप के कारण का पता नहीं चल सका है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम बनाकर इस भूकंप के कारण का पता लगाने के लिए भारत भेजने का प्रस्ताव रखा। भारत के प्रधानमंत्री ने इस आपदा से स्वयं निपटने में भारत को सक्षम कहा और एक प्रेस की विज्ञप्ति जारी की कि भारत देश में आने वाली इस विकट आपदा का स्वयं सामना करने में सक्षम है और इसमें हमें किसी विदेशी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है और 6 माह के अंदर जब द्वीप का विकास हो जाएगा तो सभी देशों के पर्यटक आकर के स्वयं भारत के पुनर्निर्माण की शक्ति को पहचानेंगे। सभी टीवी चैनलों पर अब अंडमान के उस द्वीप के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफ और वीडियो चलने लगे। प्रधानमंत्री ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि अपने ऊपर आई इस विपदा को हम अवसर में बदलेंगे और जल्दी ही अंडमान के उस द्वीप को हम पर्यटकों के लिए खोल देंगे और यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों से भारत की कमाई होगी। 3 महीने बाद प्रधानमंत्री स्वयं उस द्वीप पर जाते हैं और उनकी तस्वीरें और वीडियो मीडिया में छाए रहते हैं। अंडमान के उस द्वीप के लिए पर्यटकों की एडवांस बुकिंग प्रारंभ हो जाती है और टीवी चैनलों पर दिखाया जाने लगता है कि अंडमान में विश्व स्तर का पर्यटक स्थल तैयार हो रहा है और किन किन देशों से कितने पर्यटकों ने वहां आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अंडमान के द्वीप में हजारों मजदूर दिन रात कार्य कर रहे हैं जिससे कि यह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके। इन सब के बीच 3 विदेशी वैज्ञानिक भेष बदल कर वहाँ के मिट्टी के नमूने और सिस्मोग्राफी यंत्र लगा करके उसके आंकड़े इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। 6 माह बाद जब यह द्वीप पर्यटकों के लिए खुल जाता है तो वहाँ पर 10 7 स्टार होटल खुल चुके हैं और उस द्वीप के बीच को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुरूप तैयार कर दिया गया है। आने वाले पर्यटकों में कई देशों के वैज्ञानिक भी भेष बदल कर और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहां अपने कुछ प्रयोग करने आ रहे हैं। तमिलनाडु की जिंजो गुफा में बैठे तीनों वैज्ञानिक गहन विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब यह भूकंप विश्व की नज़रों में आ चुका है और अगले प्रयोग में कैसे इसको छुपाया जाए। गुफा में होने वाले सारे प्रयोग और सभी मशीनों को बंद कर दिया गया और इस प्रयोग से मिलने वाले आंकड़ों को वहां के सुपर कंप्यूटर में बारीकी से देखा जा रहा है।
वैज्ञानिक अशफाक अहमद ने सुझाव दिया, हमें अंडमान में किए गए प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही मॉडल विकसित करना चाहिए और इन्हीं के आधार हम अगले चरणों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि अन्य देशों की नज़रों में आए बिना हम अपने भूकंपास्त्र का पूर्ण विकास कर सकें। आनंद पांडे ने सुझाव दिया कि यह संभव है कि अन्य देशों के वैज्ञानिक भी इस तरह के प्रयोग कर रहे हों तो उनकी नज़रें हम पर पड़ जाएंगी और अब हमें इस तरह का मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है कि अन्य किसी देश के द्वारा यदि प्रयोग किया जाता है तो हम उस भूकंप को रोकने में भी सक्षम हो सकें। वैज्ञानिक अशफाक अहमद इस बात से सहमत होते हैं कि हम लोगों के पास ऐसा अस्त्र होने के बाद अब हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और सर्वप्रथम हमें यह प्रयास करना होगा कि यदि कोई अन्य देश के वैज्ञानिक इस तरह के भूकंप ला रहे हों तो उनको हम रोक सकें। भूकंपास्त्र के सफल प्रयोग के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री स्वयं वैज्ञानिकों से मिलने तमिलनाडु पहुँचे। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से आगे की प्रगति के विषय में जानकारी चाहिए तो निदेशक वेंकट राघव ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष अंडमान में इस अस्त्र के प्रयोग से मिले आंकड़ों के आधार पर हम 10,000 किलोमीटर दूर और 1 मीटर व्यास के एरिया पर सटीक निशाना लगाने के लिए मॉडल विकसित कर चुके हैं और साथ ही साथ ऐसा मॉडल भी विकसित किया जा चुका है जिससे कि यदि कोई अन्य देश के द्वारा इस तरह का अस्त्र विकसित किया जाता है तो उसको रोकने में भी हम सक्षम हो सकते हैं। अशफाक अहमद ने विस्तार से बताते हुए कहा कि हम किसी भी जगह पर भूकंप लाने के लिए 2 दिशाओं से तरंगे भेजते हैं, जहाँ पर वह दोनों मिलती हैं वहाँ पर भूकंप आता है। यदि कोई अन्य देश इस तरह का अस्त्र विकसित करता है तो उसके द्वारा भेजी गई तरंगों को हम इस तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं कि दोनों तरंगे आपस में न मिल सकें और उनके द्वारा लाए भूकंप को हम रोक सकें। प्रधानमंत्री महोदय यह सुनकर संतुष्ट होते हैं और तीनों वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं तथा उनकी सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय तीनों वैज्ञानिकों से अस्त्र के सामरिक प्रयोग के विषय में चर्चा करते हैं और एक सटीक प्रणाली के विकास पर जोर देते हैं, जिससे कि आपातकाल में इस अस्त्र का प्रयोग सही समय पर किया जा सके या अन्य देशों द्वारा विकसित किए जाने पर यदि उनका प्रयोग भारत के लिए किया जाता है तो उसे रोका जा सके। तीनों वैज्ञानिक इस पर सहमत जताते हैं और आश्वस्त करते हैं कि जल्दी ही भारतीय थल सेना के साथ एक बैठक करके परमाणु बम की तरह इसके भी सामरिक प्रयोग का सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे पूर्व यदि प्रधानमंत्री महोदय इसकी आवश्यकता समझते हैं तो हॉटलाइन पर इस सेंटर से संपर्क करके प्रयोग करने का आदेश दे सकते हैं। हॉटलाइन पर भी हमारी बातें कोड पर ही होंगी, जो कि प्रोटोकॉल के तहत पहले से ही निश्चित। समय बीतता रहा, देश चलता रहा। अच्छा हुआ कि इस बीच इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। 5 साल बाद एक समय आया जब देश को आवश्यकता पड़ी। प्रधानमंत्री आवास में सन्नाटा छाया है। शायद कल संसद की अंतिम बैठक है। अभी अभी मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुई है। केवल 10 मंत्री ही आए हैं, बाकी तो पार्टी मना। प्रधानमंत्री चिंतित हैं। एक तो देश पर आने वाली मुसीबत, ऊपर से क्षेत्रीय पार्टियों का लालच और सत्ता मोह। अब तो देश और सरकार दोनों को बचाना है। मंत्री ने मन ही मन सोचा, सत्ता का मोह तो है नहीं। एक झोला लेकर आया था और फिर से एक झोला उठाकर चला जाऊंगा। पर देश को बचाने के लिए सरकार भी बचाना पड़ेगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। बहुत दिन सत्ता सुख लिया है, अब त्याग का समय आ गया है। अब देश को बचाना है और अब मेरे जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं, देश को बचाना और नया सच्चा और योग्य उत्तराधिकारी देना। पूरी रात प्रधानमंत्री जागकर सोचते रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने निजी सहायक को एक कॉल करने को कहा। कॉल पर संक्षिप्त रूप से आर्त भाव से केवल इतना ही कहा कि अब तुम्हें ही देश को संभालना है, जल्दी मेरे पास आओ, समय बहुत कम है। इसके बाद चेहरे पर स्वाभाविक कठोरता आ गई और प्रधानमंत्री की सीक्रेट डायरी से देखकर
हॉटलाइन पर एक कोड बोला। उधर से कोड का जवाब मिलने पर जल्दी से अपना निर्णय सुना दिया और किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा। क्रमशः कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। इस तरह की कहानी पढ़ने एवं देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री ने किसको उत्तराधिकारी चुना? प्रधानमंत्री ने किससे हॉटलाइन पर बात किया? क्या प्रधानमंत्री भूकंपास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं? पर क्यों और कहाँ? भूकंपास्त्र कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही प्रकाशित होगा। ऐसी ही कहानियों को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी और ऐसी ही अन्य फिक्शन कहानियों को सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नॉलेज और मनोरंजन की दुनिया की सैर करें। अश्विरा, कहानियों की वो दुनिया जो आपको हर बार कुछ नया और अद्भुत देगी। आने वाली नई कहानियां जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा, लेकिन इंतजार न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाएं। आने वाली नई कहानियाँ गामा पहलवान, जिसका नाम लेना भी अपराध है, पाकिस्तान को जिसके नाम के बुरे सपने आते हैं को एक्टिव किया जा रहा है। क्या है गामा पहलवान और क्या है इसकी कहानी, इसको अगली कहानी में देखते हैं। अगस्त ऋषि को बनाया गया, अब की बार वो समुद्र के साथ क्या करेंगे? अब समुद्र का क्या होगा? अगस्त ऋषि को भारत ने क्यों बनाया? भारत कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है? सफ़ेद मुकुट क्या है?